तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी का 11th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। और दोस्तों, हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों प्रकार के जो अपरमाणविक कण हैं, मतलब परमाणु के अंदर जो 3 प्रकार के कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आज इनके बारे में जो भी हमने सीखा है उसको एक बार और देख लेते हैं। 3 प्रकार के कण हैं, आपको पता ही है। एक इलेक्ट्रॉन है, ब्लैक बोर्ड पर देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों प्रकार के कण परमाणु में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनके सिंबल, चिन्ह, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E, देख लो ढंग से। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? E, प्रोटॉन का P और न्यूट्रॉन का N। ये तीनों के सिंबल हैं। इलेक्ट्रॉन का E, प्रोटॉन का P, न्यूट्रॉन का N। अच्छा, अब बताइए इन पर आवेश कूलाम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस ऋणात्मक 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन का भी इतना होता है पर धनात्मक होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। क्लियर। और न्यूट्रॉन का आवेश होता है 0। एक एक बात को ढंग से देखे चलो। एक होता है सापेक्ष आवेश। सापेक्ष आवेश, सापेक्ष आवेश मतलब एक दूसरे के आपस में सापेक्ष आवेश। तो इसके सापेक्ष इसका आवेश, प्रोटॉन के सापेक्ष इसका आवेश कितना है? -1 है। अरे प्रोटॉन से इसके आवेश सापेक्ष मतलब इसका भाग लग रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के सापेक्ष कितना है? -1। तो प्रोटॉन का कितना है? +1। मतलब सापेक्ष आवेश एक तरह से 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के सापेक्ष देखा जा रहा है कि इसके सापेक्ष इसका आवेश -1 और इसी के सापेक्ष इसका आवेश +1 और न्यूट्रॉन का तो आवेश होता है 0। कोई पूछे आपसे सापेक्ष आवेश, मतलब सापेक्ष आवेश होता है एक तरह से 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के सापेक्ष आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का -1 आएगा, प्रोटॉन का +1 आएगा और इसका आवेश न्यूट्रॉन का कितना आएगा? 0। ये आवेश की बात हुई। अब हम द्रव्यमान की बात करते हैं। ये आपको पता है सब बातें। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में लिख रहा हूँ मैं ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता ही है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसका 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का भी इतना ही होता है लगभग में, है ना, है। तो बहुत कम द्रव्यमान होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का। अगर द्रव्यमान समझ गए होंगे मेरी बात, तो ये बातें हम ध्यान रखेंगे। ये बातें हमारे काम आती हैं और हमें याद होना चाहिए। तो इसमें तीनों प्रकार के कणों के बारे में आपको बताया गया है। तीनों का चिन्ह, आवेश, सापेक्ष आवेश, तीनों का द्रव्यमान, ये सारी जानकारी इस सारणी में आपके सामने है। अच्छा, एएमयू में द्रव्यमान निकाले तो ठीक है। एएमयू में द्रव्यमान, एएमयू में द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान का मात्रक एएमयू भी होता है ना। एक एएमयू लगभग इतना ही तो होता है। तो इन दोनों का एएमयू में द्रव्यमान हो जाएगा 1 एएमयू। 1 एएमयू इतना ही होता है, 1.6 10 की पावर -27 किलोग्राम। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रत्येक का 1 एएमयू होता है। और इससे इसका द्रव्यमान 1837 गुना कम है प्रोटॉन से। बताया था मैंने, प्रोटॉन से
इसका द्रव्यमान 1837 गुना कम है। अरे इस पे 10⁻⁻27 और इस पे 10। तो ये बहुत कम द्रव्यमान होने के कारण एएमयू में इसका लगभग द्रव्यमान कितना है, 0 है। अरे इन्हों सोचो, एक एएमयू इतना है 10⁻⁻27, ये 10⁻⁻31 है, तो इसका द्रव्यमान लगभग 0 नहीं हो गया क्या? बहुत कम द्रव्यमान नहीं है क्या? प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1837 गुना कम है। जब इसका द्रव्यमान 1 है तो इसका द्रव्यमान लगभग 0 ही तो हुआ। तो एएमयू में हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 है, मतलब नगण्य द्रव्यमान है किसका? इलेक्ट्रॉन का। सोच लो, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1837 गुना कम है, इतना कम है, तो इसका द्रव्यमान हम नगण्य मान सकते हैं। अब एक काम करो दोस्तों, फटाफट इस सारणी को बना लो नीचे, इसमें सारी जानकारी आपके सामने लिखी हुई है। फटाफट करो, बना लो इसे। जल्दी बनाओ। ठीक है, कर लिया नोट? हाँ, तो अब दोस्तों हम आगे बात करने जा रहे हैं परमाणु मॉडल की। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। अब हम बात करेंगे परमाणु मॉडल की। देखो इधर सामने परमाणु मॉडल। बात को समझना ढंग से क्या होते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि परमाणु में 3 प्रकार के कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, पर ये तीनों प्रकार के कण किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इसे परमाणु मॉडल समझाते हैं। मतलब परमाणु मॉडल हमें परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के वितरण को दर्शाते हैं कि किस प्रकार उसमें वितरित होते हैं, किस प्रकार इसमें व्यवस्थित होते हैं। मतलब परमाणु मॉडल क्या काम आते हैं? परमाणु मॉडल परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन के वितरण को प्रदर्शित करते हैं। सही है, तो हम कह सकते हैं अब परमाणु में 3 प्रकार के कण, 3 प्रकार के अवपरमाण्विक कण, ऐसे कह सकता हूं मैं, अवपरमाण्विक कण। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को अपरमाण्विक कण कहते हैं ना। तो परमाणु में 3 प्रकार के अपरमाण्विक कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अच्छा, इन तीनों प्रकार के कणों का परमाणु में वितरण को परमाणु मॉडल प्रदर्शित करता है। तो हम कह सकते हैं परमाणु मॉडल इन कणों के परमाणु में वितरण को प्रदर्शित करते हैं कि मतलब ये कण परमाणु में किस प्रकार वितरित होते हैं, किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो परमाणु मॉडल इन कणों के परमाणु में वितरण को प्रदर्शित करते हैं। एक एक बात को तसल्ली से समझते हुए पढ़ो। ठीक है, तो हम पहला परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, नंबर 1, थॉमसन का परमाणविक मॉडल। ये आपने पढ़ा होगा।
थॉमसन का परमाणविक मॉडल। हाँ, तो आपको पता ही है पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। पहले हुई थी इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज तो काफ़ी लेट सन 1932 में जाकर के हुई थी, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई उस समय थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, वही जे थॉमसन है ये, तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने अपने परमाणु मॉडल की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का वितरण दर्शाया। सही है। तो इसने दो ही कण, इसका मॉडल उस समय आया था जब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। उस तो मतलब परमाणु में दो ही प्रकार के कण माने जाते थे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। सही है। तो थॉमसन ने इन दोनों कणों के वितरण को अपने परमाणु मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित किया। तो हम कह सकते हैं थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की सहायता से थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉन, पुस्तक में लिख सकता हूँ ऋणावेशित कण, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण ही है ना, व प्रोटॉन कैसे कण है? धनावेशित कण। सही बात है। प्रोटॉन धनावेशित कण के वितरण को दर्शाया। तो इसके अनुसार, थॉमसन के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, न्यूट्रॉन नहीं है। क्योंकि इसका मॉडल उस समय आया था जब प्रोटॉन की न्यूट्रॉन नहीं है। इसके अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। थॉमसन का जब मॉडल आया था उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। अच्छा, तो इसने क्या कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। धनावेशित गोला है मतलब प्रोटॉनों से निर्मित गोला है, ठीक है, और जिसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, मतलब ऋणावेशित कण धसे होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इसकी बात को सोचो। ये कहना चाह रहा है कि जो परमाणु है, परमाणु एक धनावेशित गोला है। धनावेशित गोला है इसका मतलब प्रोटॉनों का गोला है। धनावेशित गोला है मतलब समझ लो, धनावेशित गोला है मतलब प्रोटॉनों का एक गोला है जिसमें ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित कण कौन से? इलेक्ट्रॉन जगह जगह धसे होते हैं, जगह जगह धसे होते हैं। ठीक है। अच्छा, थॉमसन के परमाणविक मॉडल को दोस्तों प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग एक मिठाई है, समझ गए। और इस मिठाई में भी ऐसे ही, मतलब पुडिंग खाद्य पदार्थ है जिसमें प्लम नाम के बीज धसे होते हैं, ऐसे समझ लो। पुडिंग एक मिठाई है, पुडिंग तो खाद्य पदार्थ हो गया, उसमें खाने योग्य भाग, और जिसमें प्लम नाम के बीज धसे होते हैं जगह जगह। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखें, यह है मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। ठीक है। अच्छा, थॉमसन के परमाणु मॉडल को, जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है, इसे बूंदी के लड्डू से आसानी से समझा जा सकता है।
बूंदी के लड्डू में आपने देखा होगा जो बूंदी होती है वो तो है एक तरह से कौन, प्रोटॉन, और उसमें जगह जगह जो इलायची के कण धसे होते हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं इस परमाणु मॉडल को, एक एक बात को समझते हुए बढ़ो, इस परमाणु मॉडल को बूंदी के लड्डू से आसानी से समझ सकते हैं। बूंदी का लड्डू आपने खाया होगा, खाया है? तो बूंदी के लड्डू में आपने देखा होगा जो बूंदी होती है, मतलब जो पीला पीला भाग होता है, वो तो हो गया एक तरह से प्रोटॉन, और उसमें जगह जगह इलायची के कण धसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं बूंदी के लड्डू में समझ लो, केवल बूंदी प्रोटॉन व जगह जगह धसे हुए इलायची के कण, जगह जगह धसे हुए किसके कण, इलायची के कण, किसके समान है, इलेक्ट्रॉनों के समान है, इलेक्ट्रॉनों के समान है। तो ये पूरा हमने पढ़ा थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, या कहूँ थॉमसन का परमाणविक मॉडल। ठीक है, तो अब एक काम करो, इसे कंप्लीट नोट करो यहाँ तक, फिर आगे समझाता हूँ आपको, जल्दी नोट करना। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, जल्दी। लिख लिया? लिख लिया? जल्दी लिखो भाई, कमेंट करते रहा करो। लिख लिया? अच्छा, तो अब इसको हम एक बार और देखते हैं आगे। आगे देखो, तो हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल देखा, हमने क्या समझा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल जो है ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के वितरण को दर्शाता है। इसके अनुसार प्रोटॉन तो सभी जगह है ना, और इलेक्ट्रॉन जगह जगह धसे हुए हैं, ये कहना चाहता है ना ये, मतलब परमाणु में सब जगह प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जगह जगह धसे हुए हैं। और ये कह रहा है परमाणु एक धनावेशित गोला है। तो परमाणु इस तरह का एक गोला है थॉमसन के अनुसार। ये डायग्राम है किसका, थॉमसन का परमाणविक मॉडल। ये थॉमसन का परमाणविक मॉडल है। तो ये एक गोला है परमाणु, कैसा गोला है, धनावेशित गोला है। ये पूरा धनावेश है, सही है। तो ये हो गया एक तरह से धनावेशित गोला,
धनावेशित गोला का मतलब आप समझ गए होंगे, कोष्टक में लिख सकता हूँ प्रोटॉनों द्वारा निर्मित। तो परमाणु प्रोटॉनों से निर्मित है, एक गोला है, ठीक है, प्रोटॉनों से निर्मित है, एक गोला है। किससे निर्मित है? प्रोटॉनों से, जिसमें जगह जगह ऋणावेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। ये इसमें जगह जगह क्या धसे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। ये बूंदी के लड्डू की तरह है, मतलब ये ऋणावेशित कण इलायची की तरह है, समझ गए होंगे। ये इसमें जगह जगह क्या धसे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। तो इस तरह के होता है थॉमसन के अनुसार परमाणु। सही है, ठीक है। तो इसको भी ऐड करो, नोट करो, फटाफट डायग्राम बना लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। कर लिए नोट। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसको बोलते हैं नाभिकीय परमाणु मॉडल, नाभिकीय परमाणु मॉडल। मतलब ये भी एक परमाणु मॉडल ही है, पर किसका है? रदरफोर्ड का। पहले हमने थॉमसन का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, ठीक है। अब इस मॉडल को देखो, तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था। रदरफोर्ड ने बहुत ही पतली सोने की पत्ती पर है, रदरफोर्ड ने बहुत ही पतली एक सोने की पत्ती, सोना देता है सोना, उसकी बहुत ही पतली पत्ती ली एक सोने की, उस पर एल्फा कणों की बौछार की, ठीक है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल कौन से प्रयोग से तैयार किया? स्वर्ण पत्ती प्रयोग से तैयार किया। सोने पत्ती वाला एक प्रयोग किया था इसने, उसने सोने की पत्ती पर एल्फा कणों की बौछार की थी। तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल स्वर्ण पत्ती प्रयोग से तैयार किया। ठीक है, आगे कह सकते हैं रदरफोर्ड ने बहुत ही पतली सोने की पत्ती पर एल्फा कणों की बौछार की। रदरफोर्ड ने बहुत ही पतली सोने की पत्ती पर किसकी बौछार की बताओ? सोने की पत्ती पर एल्फा कणों की बौछार की। एल्फा कणों की बौछार की। क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात को ढंग से सुनो। एल्फा कण ये कहाँ से आए? तो इसने एक लेड मतलब शीशे, ढंग से देखो, ये एक शीशे का पात्र है, इसमें एक रेडियम नामक पदार्थ रखा हुआ था, तत्व रेडियम। तो ये रेडियम से एल्फा कणों का उत्सर्जन हुआ था, मतलब एल्फा कण इसने रेडियम तत्व से प्राप्त किए। रेडियम तत्व में क्या खासियत है कि रेडियम तत्व जो होता है ये अपने आप विघटित होता है, और विघटित होता है तो इससे एल्फा कण निकलते हैं। तो कोई पूछ ले कि रदरफोर्ड ने एल्फा कण कहाँ से प्राप्त किए, तो हम कह सकते हैं रदरफोर्ड ने एल्फा कण
लेड के पात्र में, लेड मतलब शीशे के पात्र में रखे हुए रेडियम तत्व से प्राप्त किए। तो हम लिख सकते हैं इस बात को भी, रदरफोर्ड ने अल्फा कण लेड, लेड मतलब शीशे के पात्र में, इसमें ये छिद्र है, इससे अल्फा कण बाहर आ रहे हैं, समझ गए। ये शीशे का पात्र है, इसमें रेडियम तत्व रखा हुआ है, इससे अल्फा कण निकल रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण लेड के पात्र में रखे हुए रेडियम तत्व से प्राप्त किए। एक एक बात को ढंग से देखो, रेडियम तत्व से प्राप्त किए, ठीक है। अच्छा, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या देखा? रदरफोर्ड ने प्रयोग करा, ये तो आप समझ ही गए। इसने सोने की एक बहुत ही पतली पत्ती ली, जिस पर अल्फा कणों की इसने बौछार की, ठीक है। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने देखा, क्या देखा? तो इसको समझो। देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण की पत्ती से सीधे गुजर जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से सीधे गुजर जाते हैं। मतलब जैसे ये सोने की पत्ती है और ये अल्फा कण है। अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से क्या गुजर जाते हैं? सीधे गुजर जाते हैं, है ना। तो रदरफोर्ड ने प्रयोग में क्या देखा? अधिकांश अल्फा कण, इसको समझाऊंगा मैं अभी ढंग से ना। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्ती से बिना विचलित हुए, मतलब बिल्कुल सीधे, बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाते हैं। सीधे गुजर जाते हैं, मतलब अधिकांश अल्फा कण तो बिल्कुल सीधे गुजर जाते हैं। बहुत कम अल्फा कण अपने पथ से विचलित होते हैं, मतलब समझ गए होंगे, रास्ता ये था, इससे ऐसे मुड़ गए। मतलब बहुत कम अल्फा कण जो होते हैं वो अपने पथ से क्या होते हैं? विचलित। तो हम ये भी लिख सकते हैं, बहुत कम अल्फा कण अपने पथ से विचलित होते हैं। ठीक है। तो सोने की पत्ती पर उसने अल्फा कणों की बौछार की। अधिकांश अल्फा कण तो बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाते हैं। बहुत कम अल्फा कण अपने पथ से विचलित होते हैं। आगे लिख सकते हैं, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण वापस लौटता है, अर्थात सोने की पत्ती टकरा के वापस लौटता है, अर्थात 180 डिग्री पर विचलित होता है या विचलन दर्शाता है। मतलब 180 डिग्री के कोण पर विचलित होता है एक अल्फा कण, जो 20,000 में से एक अल्फा कण। क्लियर यहाँ तक? अब एक काम करो, पहले यहाँ तक लिख लो, फिर आगे देखेंगे अपन। इसको अभी और डिटेल में समझेंगे। पहले यहाँ तक तो आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट करें। जल्दी जल्दी नोट करें। कर लिया नोट? जल्दी करो। तो रदरफोर्ड ने
सोने की पत्ती पर अल्फा कणों की बौछार की। उसने क्या देखा, अधिकांश अल्फा कण तो सीधे गुजर जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और 20,000 में से एक अल्फा कण तो सोने की पत्ती से टकराकर वापस लौट आता है। तो ये रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया। अब इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकले वो अगले क्लास में देखेंगे हम। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे।